देखिए एकदम सही बात बोली है कि सॉवरेन वेल्थ फंड जब कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तभी वो बेसिकली बड़े लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करते हैं। इसका मतलब सीधा है कि जो भी बाजार में पैसा एफआई से आ रहा है वो बेसिकली स्ट्रांग हैंड्स में जा रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट को इस बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो रैली हम देख रहे हैं, जो एफआई की बाइंग हो रही है, ये बेसिकली कोई हेज फंड नहीं या कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं, बट एक्चुअल डिलीवरी पोजीशंस बिल्ड हो रही है। रही बात रिलायंस की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए सॉवरेन वेल्थ फंड्स अगर इसमें पैसा डाल रहे हैं तो सभी को पता है कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जहां पे बहुत सारे ग्रोथ ट्रिगर्स अभी भी बाकी है। इनका रिटेल बिजनेस है, इनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है वो अभी तक मार्केट को उसकी पूरी पोटेंशियल रियलाइज करनी है। तो डेफिनेटली रिलायंस को आने वाले सालों में पोटेंशियल तो काफी अच्छा लग रहा है। हमको भी लग रहा है कि कहीं पे भी अगर किसी को पोर्टफोलियो कोर पोर्टफोलियो बनाना है तो रिलायंस उसमें जरूर होना चाहिए। और डेफिनेटली जैसे मुकेश अंबानी साहब का क्लिप आपने दिखाया, रिन्यूएबल एनर्जी मुझे लग रहा है अजय आने वाले बजट में भी अच्छी खासी आपको अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट के साइड से आने की अपेक्षा रहेगी। तो डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी जो है वो अभी जोर पकड़ रही है, नॉट ओनली इंडिया में लेकिन ग्लोबली ऑल्सो। और जो कंपनीज अभी इन्वेस्ट कर रही है, हालांकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, आने वाले 2-3 साल के बाद आपको बहुत अच्छी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आई थिंक द मार्केट सेंटिमेंट इज गुड। आई थिंक अगर यही रवैया रहा फ्लोज का, स्पेशली सॉवरेन वेल्थ फंड्स का, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को ट्रिगर्स मिलेंगे और अच्छी खासी कमाई इवन करंट लेवल से हो सकती है। तो आई थिंक क्लियरली इंडेक्स को छोड़ के अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि काफी मौके अभी भी बाजार में, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए क्योंकि मिड कैप अभी चले नहीं है जितना मार्केट चला है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पेशेंस विल बी स्ट्रांगली रिवॉर्डेड प्रोवाइडेड आप अच्छी कंपनी पे बेट करें जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ आने वाली है, जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के अपने पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए। अविनाश, एक स्टॉक टाइम टेक्नोप्लास्ट, सोमवार को इसमें एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन कल मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई उसमें क्लियरली रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ओवरसीज बिजनेस की बात कही और बाजार को रीस्ट्रक्चरिंग स्टोरीज काफी पसंद भी आती हैं। मेजरली डेट रीपेमेंट को लेकर रीस्ट्रक्चरिंग की बात कह रहे हैं, कैपेक्स को लेकर कई सारी यहाँ पर बातें की जा रही है, उनके अपने कंपोजिट सिलेंडर्स को लेकर। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का ट्रिगर है ये बाजार को कितना पसंद आ सकता है? बिल्कुल, देखिए टाइम टेक्नोप्लास्ट में जो उनकी ओवरसीज सब्सिडीज है वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग की जैसी ही खबर आ गई, बाजार में एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टॉक में देखने को मिला। ऑपरेशनली कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स फर्स्ट हाफ के लिए दिखाए। इनफैक्ट उनका सीएनजी कंपोजिट सीएनजी का बिजनेस है, कंपोजिट सिलेंडर का बिजनेस है, वो बहुत जोरों से चल रहा है। इनफैक्ट कंपोजिट सीएनजी बिजनेस में इनको काफी बड़े ऑर्डर्स ऑटोमोबाइल कंपनी से मिला है। प्लस इनका बड़ा प्लास्टिक का बिजनेस है, बट ग्लोबल बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो डाउन और थोड़ा सा लिवरेज पोजीशंस होने के कारण ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा था। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग जितनी जल्दी हो जाती है उतना मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो रिटर्न रेशियोज है, जैसे कि आरओसी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, प्लस जो अर्निंग्स ग्रोथ है, इसमें भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो जिनका लंबा नजरिया है और जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया है डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें। इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहे तो मेरे ख्याल से ये एक प्रॉक्सी है कैपिटल गुड्स के लिए, जहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ ट्रैक्शन नंबर्स में दिख रहा है। तो कंटिन्यू टू होल्ड, और इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है तो मीडियम टर्म में व्यू पॉजिटिव रहेगा। राइट, डोमेस्टिक फंड्स ने ये इस समूह के बहुत सारे स्टॉक्स अभी तक अपने फंड्स में नहीं लिए हैं। आपको लगता है कि वहां से अब इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है? पिछले कुछ महीनों के डेटा में देखिए वो बढ़ेगा, क्योंकि 20,000 करोड़ या 15,000 करोड़ की बाइंग करेगा कौन? सब तो एफआई नहीं लेंगे, डोमेस्टिक्स भी आएंगे। आपको इस फंड रेजिंग की न्यूज को कैसा लगता है? स्टॉक में इस वैल्यूएशन पे लगता है या और थोड़ा ऊपर होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि सही पॉइंट बोला कि अडानी एंटरप्राइजेज या अडानी जो फ्रंटलाइन कंपनीज है वहां पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर बहुत ही कम है। लेकिन मुझे एक बात पे ये भी बताना है कि अडानी ग्रुप ऐसे सेक्टर्स में है जहां पे डोमेस्टिक फंड्स इनको अभी इग्नोर नहीं कर सकते। कोर सेक्टर्स में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, एसेट बिल्टअप किया है। फाइनली मार्केट डेटा पॉइंट और परफॉर्मेंस को देखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो 19-20 हजार करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आएगा वहां पे काफी हद तक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आ सकता है। प्लस जैसे सौमिक कह रहा था कि यहाँ पे रिसर्च कवरेज एक बार बढ़ेगी तो ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा विजिबिलिटी और ज्यादा
ज्यादा पॉपुलैरिटी इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी में आएगी, बट डेफिनेटली हो सकता है कि इस एफपीओ से एक बार वापस मैनेजमेंट और कंपनी भी टारगेट कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें रुचि रखे, स्पेशली डोमेस्टिक फंड्स। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप में सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात है कि वो एसेट क्रिएट कर रहे हैं, हालांकि लिवरेज काफी ज्यादा है, और वही एक कारण है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे कॉशियस स्टैंड लिया है। बट वील हैव टू वेट एंड वॉच अजय, बट डेफिनेटली पॉसिबल है कि इस इशू के बाद आपको इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इसमें बढ़ने की एक पॉसिबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। ब्रेकआउट कैंडिडेट कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिस पर बातचीत करते हैं, और इनफैक्ट टेलीकॉम प्लेस पर। अविनाश जी, एक बार क्विकली आपकी राय टेलीकॉम सेक्टर पर जानना चाहूंगी, क्योंकि 5G अनाउंसमेंट्स के बाद टेलीकॉम प्लेस में एक्सपेंशन को लेकर कई सारी खबरें आती हुई दिखी। ताजा खबर भारतीय एयरटेल के लिए भी आई है। कंपनी की सब्सिडरी कोलकाता में डेटा सेंटर पर निवेश करने जा रही है। ऑलमोस्ट 600 करोड़ का यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट है जो कि कंपनी प्लान कर रही है, और 4 साल में 5000 करोड़ के निवेश के प्लान्स कंपनी की तरफ से आते हुए। टेलीकॉम प्लेज एंड इन पर्टिकुलर भारतीय एयरटेल। आई थिंक भारतीय एयरटेल में पॉजिटिव रुझान रहेगा, क्योंकि अभी इन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि वो बेस अपना टैरिफ बढ़ाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात 5G दिसंबर में रिलायंस ने भी कहा है कि इनका रोल आउट हो जाएगा। ऑलरेडी कई जगहों पे एक ट्रायल फेज शुरू हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए 5G डेफिनेटली 4G के मुकाबले में रियलाइजेशंस आरपूस को बढ़ाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री में वापस आ चुकी है, और अभी हमको लग रहा है कि आने वाला साल जो रहेगा वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। इनफैक्ट 5G के रोल आउट से काफी ऐसी एंसिलरी कंपनीज है जैसे कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, तेजस नेटवर्क है, यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको भी बेनिफिट मिलेगी। लेकिन भारतीय एयरटेल कमिंग टू द मेन फोकस स्टॉक, मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल से अगर कोई खरीदता है तो अर्निंग्स ग्रोथ और विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, और प्राइसिंग पावर अगर वापस आती है तो मुनाफे के लिए इंक्रीमेंटल अपसाइड काफी अच्छी रहेगी। गिरावट में या कोई और स्टॉक नहीं, इनफैक्ट विनर्स टाइप्स में मुझे थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि थोड़ी सेलिंग तो डेफिनेटली आएगी, उससे एटलीस्ट नियर टर्म में स्टॉक थोड़ा दबाव में रह सकता है। लेकिन पाइप कंपनीज में एक इंटरेस्टिंग बेट महाराष्ट्र सीमलेस रहेगी। कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, ऑर्डर बुक भी काफी अच्छा है, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र सीमलेस एट दिस करंट लेवल में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है, तो यहाँ पे फोकस रखिए। मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ तो नॉर्मली फर्स्ट हाफ से काफी बेहतरीन होता है, लेकिन जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस में आ रहा है, प्लस इनका जो डोमिनेंस है इस सेक्टर में, मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा विकल्प करंट लेवल्स पे बन सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों के लिए जो टेलविंड्स है वो बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट थोड़ा कंसोलिडेशन तो हमको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि राइज पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत तेजी से आई है। पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमको लग रहा है कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, हमको लग रहा है कोई भी डिप अगर मिलता है तो खरीदने के मौके बनते हैं। और रही बात पब्लिक सेक्टर में, तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई काफी अच्छा वेल पोजिशन बेट है। यहाँ पे मुझे भी लग रहा है कि अराउंड 675-700 का टारगेट प्राइस मिलेगा, क्योंकि एसेट क्वालिटी, लोन बुक और जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री में वो बहुत ही स्ट्रांग है। 17-18% का ग्रोथ बहुत ही तगड़ा माना जाता है, और क्लियर इंडिकेशन है कि कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी वापस जोरों से शुरू हो चुका है। रही बात इंडसइंड बैंक की, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्सिस बैंक में ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर कोई पोजीशन लेता है तो अगले 6 से 12 महीने में आउट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आने की अपेक्षा रहेगी। अविनाश, आपने आरती सर्फेक्टेंट्स को देखा है क्या? डाक्टर साहब लेके आइए। आरती सर्फेक्टेंट्स ने राइट्स इशू का ऐलान किया है। राइट्स इशू काफी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये देखिए डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये क्लियर साइन होता है कि प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाने वाला है, प्रमोटर माल डाल रहा है कंपनी के अंदर, क्योंकि राइट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के होते हैं, और ज्यादातर अमूमन ये देखा गया है कि प्रमोटर स्पेशली छोटी कंपनियों में उनका बड़ा राइट होता है, क्योंकि वो बड़ा शेयर होता है उनका स्टेक कंपनी के अंदर। आरती सर्फेक्टेंट्स करीब 3.5-4% ऊपर है, और राइट्स इशू में पैसा डाल रहा है कंपनी में 725 पे। क्या व्यू है आपका अविनाश? आई थिंक पॉजिटिव है। देखिए सर्फेक्टेंट्स सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, स्पेशली अगर हम हाउस होल्ड सेगमेंट की बात करें, एफएमसीजी की बात करें। आई मीन हमने देखा है कि जैसे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की जो परफॉर्मेंस है, वैसे ही आरती सर्फेक्टेंट्स को डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ इंडस्ट्री में मिल रही है। रही बात राइट्स इशू की, तो मुझे पता नहीं कितना बड़ा राइट्स इशू है, लेकिन डेफिनेटली अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स मिलते हैं तो ये लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इस स्टॉक में लिक्विडिटी
बहुत कम है। जब से ये लिस्ट हो गया है तब से काफी फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे चल रहा था। ऑब्वियसली राइट्स इशू अगर थोड़े से डिस्काउंट पे आता है करंट मार्केट प्राइस पे तो एक अच्छी पोजीशन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए मिलेगी। मेरे ख्याल से इवन जो नए शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी अच्छी पोजीशन है, क्योंकि अगर वो अभी खरीदते हैं तो कम राइट्स का प्राइस चल रहा है। तो मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे अच्छे रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ डबल डिजिट में रहने की पॉसिबिलिटी नहीं। मानसी सेक्टर में अभी भी टेल बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि काफी कंपनीज है जिनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर सारे नए गाड़ियों के मॉडल देखे तो कम से कम 6 से 12 महीने का वेटिंग पीरियड है, फिर भी कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। रही बात मारुति की, तो मारुति ने ऑलरेडी इनका जो वॉल्यूम फोरकास्ट है वो बढ़ा दिया है। मुझे लग रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस जब तक नरम रहते हैं, प्लस ओवरऑल जो डिमांड बढ़ रहा है ओवरऑल रूरल मार्केट से टायर 3 मार्केट से, तो इनका फायदा मारुति को भी मिलेगा।